आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट वेलकम टू डायरी एपिसोड 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां चारों बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उन पर अटैक कर चुका है और इस बार उन्होंने उसकी फ़ोटो भी ले ली है। लेकिन जब पुलिस उन फोटोज़ को ध्यान से देखती है तो उनमें कोई घोस्ट या मॉन्स्टर नहीं नज़र आता। बस एक फ़ोटो में एक क्लाउन दिखाई देता है जिसे पुलिस एक नॉर्मल स्टैचू समझ लेती है और बच्चों को सीरियसली लेने के बजाय वहाँ से भगा देती है। स्कूल में बच्चे आपस में बात करते हैं और कंपेयर करते हैं इस क्रिएचर को ड्रैक्युला से, जो मिरर या फोटोज़ में दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि अगर वो मॉन्स्टर चाहता तो ग्रेवयार्ड में ही उन सबको मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जैसे वो उनके साथ सिर्फ खेल रहा हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बात बड़े लोगों को कैसे समझाई जाए। लिली अब उस केयर टेकर के पास जाती है जो उसे बताता है कि 30 साल पहले भी डेयरी में बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके थे। उस वक्त शहर इतना गरीब था कि लोगों ने मान लिया बच्चे शहर छोड़कर भाग गए होंगे। लेकिन लिली को लगता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। केयरटेकर उसे एडवाइस देता है कि सर्चिंग बंद मत करो, क्योंकि लिली के फादर भी कहते थे अच्छे दोस्त हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लिली धीरे धीरे चार्लोट के घर जाने लगती है जो पहले फर्नीचर डिलीवरी करने आई थी। कॉफ़ी के दौरान लिली उससे पूछती है कि डेयरी में इतने बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। चार्लोट बोलती है कि डेयरी एक अच्छी जगह है, बस कभी कभी यहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। वो लिली को अपना नंबर भी दे देती है जो दिखाता है कि दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ डिक हेलरॉन और उसके दोस्त एक जगह डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है ब्लैक स्पॉट। फैंस जानते हैं कि फ्यूचर में ये जगह उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें इस जगह को पहले साफ करना पड़ता है। स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि अगर स्पेस बॉम्ब गिरे तो कैसे खुद को बचाना चाहिए, बिल्कुल टॉर्टोइस की तरह किसी चीज़ के नीचे छुपकर। यह सीन दिखाता है कि उस टाइम का डर सिर्फ मॉन्स्टर्स का नहीं बल्कि दुनिया के ख़त्म होने का भी था। इसी बीच चार्लोट को पता चलता है कि विल रॉनी की मदद कर रहा है अपने फादर को जेल से निकालने में। ये बात सुनते ही चार्लोट गुस्सा हो जाती है और विल को अपने दोस्तों से मिलने से मना कर देती है। अब विल को स्कूल के बाद सीधा घर आना होता है। शाम को चार्लोट हेलन को बताती है कि विल एक लड़की रॉनी को पसंद करने लगा है। हेलन साइन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या वो लड़की ब्लैक है। उस वक्त की सोसाइटी के हिसाब से एक ब्लैक बॉय और वाइट गर्ल का रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात माना जाता था। अगली छुट्टी के दिन हेलन विल को फिशिंग पर ले जाता है ताकि थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड हो सके। हेलन जब कार से फॉर्डर लेने जाता है तब विल अकेला रह जाता है। इसी दौरान एक मछली उसे अटैक कर देती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। मछली अचानक विल के फादर के रूप में बदल जाती है और कहती है तुम भी जलोगे। हेलन टाइम पर आकर विल को बचा लेता है और विल उसे बताता है कि डेयरी में कुछ बहुत ही बुरा है। इसी वक्त दोनों एक रेड बलून उड़ता हुआ देखते हैं जो क्लियरली पेनीवाइज की प्रेजेंस का साइन है। चार्लोट फिर से पुलिस स्टेशन जाती है एक ब्लैक आदमी हैंक से मिलने के लिए। चीफ कहता है कि हैंक झूठ बोल रहा था और पुलिस किसी को सिर्फ रंग देखकर जेल में नहीं डालती। जब चार्लोट हैंक से मिलने की बात करती है तो वो और उसे मना कर देता है क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं है। आखिरकार चार्लोट हैंक की माँ से मिलने उसके घर जाती है और बताती है कि वो एक एक्टिविस्ट थी जो ब्लैक कम्युनिटी की मदद करती थी। यहीं पर एपिसोड और ज़्यादा इंटेंस होने वाला होता है। उस रात हैंक घर पर नहीं था और सच क्या है ये सिर्फ वही बता सकता था। इसी बीच डिक हेलरॉन और उसके दोस्त ब्लैक स्पॉट को पूरी तरह साफ कर चुके होते हैं। जब डिक अकेला कचरा फेंकने बाहर जाता है तब उसे अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। उसे अपनी ग्रैंड मदर नज़र आती है जो उसे प्यार से कहती है कि अपना ख्याल रखे। द शाइनिंग से हमें याद है कि डिक की ग्रैंड मदर के पास भी शाइन की पावर थी, इसलिए हो सकता है ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि उनकी सोल का कोई इशारा हो। इसी वक्त हेलन वहाँ पहुँचता है और डिक से सीधा सवाल करता है इस शहर में हो क्या रहा है। आज किसी चीज़ ने उसके बेटे पर हमला किया है और वो जानना चाहता है कि लोग ज़मीन के नीचे क्या खोद रहे हैं। डिक सच बोलता है कि उसे खुद भी कुछ क्लियरली नहीं पता, वो भी सिस्टम का हिस्सा है,
बिल्कुल हैनलॉन की तरह, जो सिर्फ ऊपर से मिले ऑर्डर्स फॉलो करता है। दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों को अपने डरावने सपनों के बारे में बताता है। उसे पहले से ही लगता था कि उसका फादर का प्लेन वॉर में तबाह हो जाएगा और वो उसमें जल के मर जाएंगे। अब वही डर उसके सामने उसके फादर के रूप में आ चुका था। विल को समझ आ जाता है कि ये क्रीचर इंसान के सबसे गहरे डर को पहले ही जान लेता है। उसके बाद उसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब ये मॉन्स्टर चाहे तो किसी को भी मार सकता है, तो अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया। विल धीरे धीरे एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। वो समझाता है कि जब कोई इंसान या जानवर डरता है तो उसके बॉडी में फियर हार्मोन्स बनते हैं जो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाते हैं। कुछ शिकारी पहले अपने प्रे को डराते हैं, फिर उस डर का मजा लेते हुए उसे मारते हैं। शायद ये मॉन्स्टर भी वही कर रहा है, पहले डराओ फिर शिकार बनाओ। पर प्रॉब्लम ये है कि इंसान खुद को डरने से रोक नहीं सकता। यही लिली एक रिस्की आइडिया लेकर आती है। वो अपनी माँ की मेडिसिन चुरा लेती है जो उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए होती है। लिली कहती है कि जब उसकी माँ ये पील्स लेती है तो उनका सारा डर खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई अजीब चीज़ हो वो सब मिलकर ये पील्स लेंगे ताकि डर को कंट्रोल किया जा सके। स्कूल में बच्चों को पैरासाइट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। टीचर बताता है कि एक ऐसा वोम होता है जो स्नेल्स के बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उनकी आंखों को बाहर निकाल देता है। ये लेसन सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि कुछ देर बाद ही मार्क के साथ भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला होता है। चार्लोट एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाती है, इस बार हैंक की माँ का साइन लेटर लेकर। फिर भी पुलिस उसे मिलने से मना कर देती है। तब चार्लोट अपनी अथॉरिटी दिखाती है और कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सीधा प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कॉल करेगी। JFK का नाम सुनते ही पुलिस पिघल जाती है और चार्लोट को हैंक से मिलने की इजाज़त मिल जाती है। चार्लोट हैंक को बताती है कि वो उसकी बेल करवा सकती है, बस उसे सच बोलना होगा। हैंक टूटकर बताता है कि उस रात को वो एक मैरिड वुमेन के साथ था और सबसे डेंजरस बात ये थी कि वो औरत वाइट थी। अगर ये बात बाहर आ जाती तो उसका अंजाम मौत होता। ना सिर्फ समाज उसे मार देती बल्कि उस औरत का पति भी उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इधर जनरल शॉ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि रोज ने उन्हें गलत जगहों पर भटकाया है। जिस सेकंड प्लेस के बारे में बताया गया था वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसे समझ आ जाता है कि साइकिल ऑफ एड जल्दी खत्म होने वाला है और वो चीज़ फिर से ज़मीन के नीचे चली जाएगी। जनरल अब नेटिव अमेरिकन से पूछताछ शुरू करवाता है। सीरीज में उन्हें इंडियंस कहा गया है, जो कोलंबस की गलत समझ का नतीजा है। ये वही लोग हैं जो इस ज़मीन का असली सच जानते हैं। लंच के टाइम मार्ज लिली के पास बैठती है और उसे बताती है कि टीम नाम का लड़का उसे पसंद करता है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठ होता है, पैटी केक्स का गंदा प्लान। जैसे ही लिली टीम के पास जाती वो पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती करने वाला होता है। मार्च का कंसाइंस उसे रोकने लगता है। वो लिली को सच बताने ही वाली होती है कि अचानक उसकी आंखें स्नेल की तरह बाहर निकल आती है। डर के मारे मार्च लैब की तरफ भागती है और अपनी ही आंख तोड़ लेती है। सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि शो उसे स्क्रीन पर भी नहीं दिखाता। बाद में जब लिली वहां पहुंचती है बाकी स्टूडेंट को लगता है कि मार्च की आंख लिली ने तोड़ दी है। इसी बीच हैनलॉन चार्लोट से सवाल करता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। वो नहीं चाहता कि चार्लोट की वजह से उसकी जॉब पर बात आए। रात को विल को नींद नहीं आती। वो टेलीस्कोप से बाहर देखता है और उसे एक क्लाउन दिखाई देता है। जब वो डंडा लेकर बाहर जाता तो वहाँ कोई नहीं होता, बस एक पेड़ पर लटका हुआ रेड बलून। अगली सुबह विल सीधा जनरल शॉ के पास जाता है और बिना घूम फिर के पूछता है यहाँ असल में चल क्या रहा है। शॉ उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ डैनियल बंद है। डैनियल जानता है कि वो सीक्रेट चीज़ कहाँ छुपी है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। इसलिए शॉ डिसाइड करता है कि वो डैनियल के दिमाग के अंदर जाएगा और सच खुद ही निकाल लेगा। जनरल शॉ अब सीधा डैनियल के दिमाग के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो एक पुरानी याद तक पहुँचता है जब डैनियल बच्चा था और रोज़ ने उसे डैडी का सबसे पुराना राज सुनाया था। रोज़ बताती है कि इंसान के पैदा होने से भी लाखों साल पहले आसमान से एक एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरा था। जैसे ही वो ज़मीन से टकराया वो टुकड़ों में टूट गया और उसके अंदर बंद एक शैतानी चीज़ आज़ाद हो गई, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इस दुनिया का नहीं था।
बहुत समय बाद नेटिव अमेरिकन्स ने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां एस्ट्रॉयड गिरा था। उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर का पिंजरा था और उसके टुकड़ों में अब भी इतनी ताकत थी कि वो उस शैतान को कैद रख सके। अपने लोगों को बचाने के लिए उनके पुरखों ने एस्ट्रॉयड से एक खास डैगर बनाया। उस शैतानी चीज को उन्होंने एक नाम दिया, इट। सदियों तक ये कहानी नस्लों दर नस्लों सुनाई जाती रही और लोग जानकर उस जंगल से दूर रहते थे जहाँ इट का राज था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक यूरोपियंस वहाँ नहीं आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मुगल्स और ब्रिटिश इंडिया को रूल करने आए थे। नेटिव अमेरिकन्स ने उन्हें वार्न किया, पर उन्होंने जंगल को अपना शिकार इलाका बना लिया। पर जो शिकार कर रहे थे वो खुद ही शिकार बन गए। उन लोगों को खाकर मॉन्स्टर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब वो सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा, वो बाहर आकर भी लोगों का शिकार कर सकता था। इस खतरे को देखकर उनके वॉर चीफ सेस्की ने कहा कि सिर्फ एक डैगर सबको नहीं बचा सकता। उसने फैसला लिया कि उन्हें ये ज़मीन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन सेस्की की बेटी निकानी ये ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो डैगर लेकर अकेले जंगल के अंदर चली गई और उस गुफा को ढूंढने लगी जहाँ एस्ट्रॉयड गिरा था, ताकि और हथियार बन सके। निकानी के पीछे सेस्की और बाकी लोग भी जंगल में आ गए, लेकिन वो बिना डैगर के थे। मॉन्स्टर ने उनके सामने उनके सबसे गहरे डर का रूप ले लिया और एक एक करके सबको मार डाला। सेस्की भी मरने वाला था जब निकानी वापस आई। उसे देखकर मॉन्स्टर भाग गया, पर तब तक सेस्की अपनी जान खो चुका था। दर्द और गुस्से के साथ निकानी फिर जंगल में गई, गुफा तक पहुंची और एस्ट्रॉयड से कई पत्थर निकाले। उसने उन पत्थरों को पूरे जंगल के चारों तरफ दफन कर दिया ताकि ईट कभी भी उस सीमा से बाहर ना आ सके। उसके बाद उनके पुरखों ने कसम खाई कि वो इन पत्थरों की रक्षा करेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये पूरी कहानी अब डिक हेलरॉन के सामने होती है। वो डैनियल से सीधा पूछता है कि वो पत्थर अब कहाँ है। डैनियल एक घर की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उस घर के अंदर एक वेल है। उस वेल के टनल में वो सारे पत्थर छुपे हुए हैं। और हाँ, ये वही घर है जो हमने इट मूवीज में भी देखा था। इसी रेवलेशन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।